अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग एक ऐसे टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं जिसका है तो बहुत बेसिक लेवल का टॉपिक, लेकिन फिर भी तमाम बिजनेस के स्टूडेंट्स इस टॉपिक से घबरा जाते हैं। टॉपिक का नाम है डेबिट और क्रेडिट। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियरली डिफाइन कर दूंगा डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और इससे फ़ायदा क्या होता है आपकी अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले तो इसकी एक हिस्ट्री, क्विक हिस्ट्री कि इसको यूज़ कब से किया जा रहा है। ये एटलीस्ट 500 ईयर्स से यूज हो रहा है दुनिया के अंदर। और फॉलो कौन से रूल को करता है? ये करता है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के हर एक ट्रांजैक्शन, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमेशा दो अकाउंट्स के ऊपर असर करती हैं। कोई चीज़ जा रही है तो उसके बदले हमें कुछ मिल भी रहा होगा, कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो उसके बदले हम कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट या कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। अगर हम लोग क्या कहते हैं ये क्लियरली समझ जाए ना कि किस चीज़ के ऊपर असर हो रहा है, क्या चीज़ एंटर हो रही है हमारे पास, हमसे क्या चीज़ जा रही है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, ये बहुत क्लियरली समझ आने लग जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, ये दुनिया के जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं या इवन बड़ी सारी बिग कंपनीज जैसे एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, पाकिस्तान का ये इम्तियाज मेगा स्टोर हो गया, ये बैंकिंग सिस्टम हो गया, सब के सब इस डेबिट क्रेडिट सिस्टम को ही यूज करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग ये क्लियरली समझें कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हमें ज़रा सा ये क्लियर करना होगा कि अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जिनके पर्पसेस डिफरेंट होते हैं, जिसको हम डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के तौर पर करते हैं। नॉर्मली अकाउंटिंग इन 5 अकाउंट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसका पहला नाम है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंसेस, तीसरा है हमारे पास लायबिलिटीज, अर्निंग्स चौथा, और फाइनली जिसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। अब ये 5 अकाउंट्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, अर्निंग्स एंड ओनर्स इक्विटी। सबसे पहले तो ये डिफाइन करें एसेट्स क्या है। एसेट्स कोई भी ऐसी चीज है जो हमें फ्यूचर में फायदा दे, हमारे बिजनेस को फ्यूचर में फायदा दे, जिसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकें। जैसे हमारे पास अगर कैश पड़ा है तो ये एसेट है, इसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको हमने सेल करना है फ्यूचर में, तो ये हमारा एसेट है। अब हमें कोई चीज उधार पे बेच दी है जिसके बदले हमने फ्यूचर में कैश रिसीव करना है, अकाउंट रिसीवेबल जिसे कहते हैं, ये भी हमारा एक एसेट है। इस तरह से बहुत सारे एसेट्स होंगे हमारे पास जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे आगे जाएंगे। अब चलते हैं आगे एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस ऐसी चीज होती हैं कि जो हमारा, जिससे हम फ्यूचर में बेनिफिट नहीं उठा सकते। कोई ऐसा एसेट जिसको हमने यूटिलाइज कर लिया है, जिससे हमने फायदा उठा लिया है, उसके बाद जो हमारे पास चीज रह गई है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे हम लोग बिल एक्सपेंस, हमारा यूटिलिटी बिल होता है, उसका हम पेमेंट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें एक्सपेंसेस में चीज आती हैं। या हमने रेंट दे दिया, रेंट एक्सपेंस। अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर कि हम इसको एक्सपेंस कब कहेंगे, बिल एक्सपेंस या रेंट एक्सपेंस तब कहेंगे जब हमने उससे फायदा उठा लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जनवरी के महीने के आखिर में रेंट पे कर रहे हैं, जनवरी के महीने में आखिर में रेंट पे कर रहे हैं जनवरी का, तो वो रेंट एक्सपेंस कहलाएगा क्योंकि हमने जनवरी के अंदर यूटिलाइज कर लिया है उस रेंट को, उससे हमने अच्छे से फायदा उठा लिया है। अक्सर जो कंफ्यूजन होती है ना स्टूडेंट्स को, ये होती है कब हमने रेंट को एक्सपेंस में लेके जाना है, कब हमने इसको रेंट को अपने एसेट में लेके जाना है। एसेट में तब लेके जाना है जब आपका रेंट प्रीपेड रेंट होगा। प्रीपेड रेंट से मुराद कि अभी आपने फ्यूचर में उससे फायदा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी के महीने में आपने मार्च का रेंट पे कर दिया है, जनवरी के महीना चल रहा था लेकिन आपने मार्च का रेंट पे कर दिया है। जब तक आप मार्च के महीने में उससे यूटिलाइज नहीं कर लेते, ये आपका एसेट है, ऑलरेडी आपने कहीं पैसे दिए हुए हैं, इसको हम प्रीपेड रेंट कहते हैं, इसको हमने अभी तक यूज नहीं किया। हाँ, जैसे ही मार्च का महीना कंप्लीट होगा, हमने इस रेंट को अच्छे से यूज कर लिया, उसके बाद ये हमारा रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में चला जाएगा।
ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अब इस तरह से अलग अलग एक्सपेंस होते हैं, हमारे सप्लाईज एक्सपेंस हो जाती है, हम लोग को यूटिलाइज कर लें, हमारी सप्लाईज यूज हो जाए, जैसे इन्वेंट्री, वो स्टेशनरी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर लें। अब चलते हैं तीसरे अकाउंट के ऊपर, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज माने उधार। अब लायबिलिटीज माने उधार क्या मतलब कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, आपने सिंपली बैंक से लोन लिया हुआ है, आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, मतलब बिजनेस आप किस तरह से रन कर रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे कहाँ से है, आपने कहाँ से पैसे इकट्ठे किए हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे बैंक लोन के अंदर, लायबिलिटीज की तरफ से। उसके अलावा अक्सर ऐसा भी तो होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल ले लेते हैं वेंडर से, मतलब रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं की। हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने बेचना है, हमने वो मंगा लिया है कहीं से, लेकिन अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं की। हम ये कहते हैं कि जब ये सेल हो जाएगा ना, सेल होने के बाद जब पैसे हमारे पास आएंगे तब हम आपको पे बैक कर देंगे। तो उसको भी हम नॉर्मली एक अकाउंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल। अब इसके अंदर मजीद टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टर्म होता है लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती हैं। अब इसको हम डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियोस में ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। अर्निंग। अर्निंग क्या होती है? अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ही हम बिजनेस ऑब्वियसली रन करते हैं। हर बिजनेस को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं एनी लीगल एंटिटी। सबसे पहला रूल क्या है? लीगल हो। हम लोग इस बात को मिस कर देते हैं कि बिजनेस जो है वो लीगल है या नहीं। तो हमने ये भी क्लियरली डिफाइन करना है कि बिजनेस क्या है, एक लीगल एंटिटी है टू अर्न प्रॉफिट। हम लोग कोशिश क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें, मुनाफा कमा सकें कोई ना कोई, और अज्यूमिंग द रिस्क ऑफ लॉस। लेकिन साथ साथ हमें लॉस होने का भी चांस होता है। जब भी कोई बिजनेस रन कर रहा होता है उसके जहन में ये चीज़ होती है कि हमें नुकसान भी हो सकता है, हमें रिस्क ऑफ लॉस एग्जिस्ट करता है। तो अर्निंग क्या है? अर्निंग सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो अर्निंग होती है। जब हम प्रोडक्ट अगले तक पहुंचा देते हैं तब वो अर्निंग होती है। अब हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हमें वो कैश दे जाते हैं, कहते हैं कि यार मुझे 2 दिनों बाद डिलीवरी आप दे देना। जब हमें वो कैश दे के जा रहे हैं तब वो हमारी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग तब होगी जब हम उसके बदले काम कर देंगे। जो हमारे पास पैसे आ गए हैं उसके बदले जब हम काम कर देंगे तब जाकर हम उसको कहेंगे कि हमारी अर्निंग हो चुकी है, तब हम उसको सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ है ओनर्स इक्विटी, जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। इसको हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, या हम लोग अक्सर यूज करते हैं अकाउंटिंग टर्म के अंदर लव्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल। अब अलग अलग ओनर्स हैं तो उसके लिए क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी। ये हम मजीद डिटेल्स में आगे जाकर पढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया है। इसको अब आगे चलते हैं कि अब डेबिट और क्रेडिट क्या होता है इन पांचों अकाउंट्स को यूज करते हुए। चलिए, तो हो गया बॉर्डर साफ। अब एक गोल्डन रूल कहते हैं हम डेबिट और क्रेडिट का। ये 5 अकाउंट्स मैंने मेंशन किए थे ना, तो सबसे पहले अकाउंट्स पहले डिफाइन कर लें, वो दोबारा से लिख देता हूं मैं सारे। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और फाइनली अर्निंग्स। और हम लोग देखना कि चाह रहे हैं कि ये कब डेबिट होंगी, कब क्रेडिट होंगी। पहले तो ये भी पता हो कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉर्मली हम इस अजम्पशन से करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि डेबिट मींस इंक्रीज और क्रेडिट मींस डिक्रीज। डेबिट का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज ही हो रही है चीज, क्रेडिट का मतलब ये नहीं है कि वो डिक्रीज ही हो रही है चीज। इट डिपेंड्स ऑन कि इनमें से हम कौन से अकाउंट की ट्रांजैक्शन को हैंडल कर रहे हैं। मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, उससे हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग अंडरस्टैंडिंग के तौर पर यहाँ पर क्लियरली कर लेते हैं कि एसेट्स
जैसे अभी आपने बताया कैश होता है आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल होता है, या आपकी इन्वेंट्री होती है, ये जब भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज मतलब ये एरो मैंने बना दिया है, इंक्रीज का ऊपर की तरफ जाएगी तब ये हमेशा डेबिट होगी, एज कम्पेयर टू जब ये डिक्रीज होगी तो ये हमेशा क्रेडिट होगी। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस का भी यही प्रिंसिपल है कि जब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, लेकिन जब हम गलती से कभी कभार किसी चीज़ को एक्सपायर्ड कर देते हैं, हमने एक दफ़ा तस्वुर कर लिया कि ये चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन जब रिकॉर्ड में जाकर देखा तो हैरान रह गए कि नहीं भाई अभी तो ये एक्सपायर नहीं हुई, तो इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी होती है। तो उसके उस सिचुएशन में हम इसको कम करते हैं एक्सपेंसेस को अपने, जो हमने ज़्यादा शो कर दिए होते हैं लेकिन इतने एक्सपेंसेस हुए नहीं होते हमारी अजम्पशन के तौर पर, जो हमने शो कर दिया होता है तो उसको हमने करेक्शन के तौर पर डिक्रीज भी करते होते हैं। डिक्रीज जब करते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब आते हैं लायबिलिटी के ऊपर। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी इसके अंदर थोड़ा शिफ्ट आ जाएगा। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगी, जब डिक्रीज होगी तो ये डेबिट होगी। सेम ओनर्स इक्विटी का, जब ये इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अर्निंग भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अब घबराना नहीं, एक एंट्री करते हैं उसके बाद मुझे लगता है कि आपको क्लियरली डिफाइन समझ आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सी एंट्री लिख दें कि ओनर इन्वेस्टेड PKR 10,000 इन बिजनेस। ओनर ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट कर दी है PKR 10,000 इन बिजनेस। अब उसने इस तरह हमने सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करना होगा कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर असर हो रहा है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट आ रही है कैश की फॉर्म में, तो हमें पता है कि एक अकाउंट कौन सा है, कैश का। और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था कैश कौन सा अकाउंट होता है, एसेट। कैश कौन सा अकाउंट होता है, एसेट। अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलर, ये इसकी फॉर्म होता है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, मतलब पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, इसको हम इस तरह करके फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। पहला अकाउंट कौन सा है, कैश का है। कैश के अकाउंट के अंदर हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि कैश इंक्रीज हो रहा है या कैश डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली जब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो इसका मतलब है कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कैश इंक्रीज हो रहा है तो हमने बताया हुआ है कि कैश एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हमेशा वो डेबिट होता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कैश को लिख कर कैश के आगे इस अमाउंट, जो अमाउंट है वो अमाउंट से हम लोग लिख देंगे कैश क्या हो रहा है, 10,000 से डेबिट हो रहा है। अब दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट हो रही है, ओनर की इन्वेस्टमेंट हो रही है बिजनेस के अंदर, और हमें पता है ओनर इन्वेस्टमेंट कौन किसको क्या कहते हैं, इक्विटी। और इन्वेस्टमेंट हो रही है इसका मतलब ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, और हमने ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि ओनर्स इक्विटी जब भी इंक्रीज होगी तो उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो हम यहाँ पर सिंपली मैंने आपको बताया था कि ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल, और उसको हमने क्या कर दिया, 10,000 से क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अब एक और एंट्री अगर हम लिख दें कि उसने क्या किया है, पेड रेंट, उसने क्या किया, रेंट पे किया है, पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ 2,000, उसने क्लियरली डिफाइन कर दिया है रेंट एक्सपेंस 2,000 का। अब इसके अंदर दो अकाउंट्स के ऊपर असर हो रहा है। पहला असर हो रहा है हमारा रेंट एक्सपेंस के अकाउंट के ऊपर, और दूसरा असर हो रहा है हमारा, हम किस चीज़ से पे कर रहे हैं, उसको पेमेंट की हमने तो ऑब्वियसली कैश के अंदर की होगी, तो हमने दूसरा असर हो रहा है कैश का। अब हमें ये क्लियरली डिफाइन करना है कि अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। जब हमने ये डिफाइन कर लिया ना कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, फिर हमने ये बताना है कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। और अब यहाँ पर हमने पेमेंट की है, पेमेंट जब की है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ है। जब हमने पेमेंट की हमारे पास से कैश चला गया है। तो हम लोग अगर यहाँ पर लिख दें कैश, कैश को हमने लिख दिया, कैश लिख दिया, कैश क्या हुआ है, हमें कैश हमारे पास क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 2,000 की पेमेंट थी तो कैश के आगे हम 2,000 लिख देंगे। पहली वाली तो देखो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर हो गई हैं। और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा हो रहा है, रेंट एक्सपेंस का। उसको रेंट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि हमने पेमेंट की है, रेंट दिया है, पेमेंट की है, एक्सपायर्ड रेंट की पेमेंट की है हमने। अब हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, कोई पेमेंट की है उसके बाद हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, हम फायदा उठा चुके हैं,
और हमने ये क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि रेंट जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। 2000 से हमने डेबिट कर दिया। कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया है? कैश को हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि हम लोग एसेट जो है वो जब भी डिक्रीज होता है, कैश जब हमसे जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, कैश जब भी जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने क्रेडिट वाली एंट्री कर ली है, फिर हमने डेबिट वाली एंट्री की है। लेकिन हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस जो अकाउंटिंग की होती है उसके अंदर हम लोग इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि हमेशा पहले डेबिट वाली एंट्री को करेंगे, उसके बाद हम क्रेडिट वाली एंट्री की तरफ जाएंगे। तो इस चीज़ को हम ज़रा करेक्शन कर देते हैं। ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि हम पहले कौन से अकाउंट को छेड़ रहे हैं, लेकिन असल में जो ये एंट्री होगी वो इस तरह से होगी। हम लोग पहले रेंट एक्सपेंस जो हमारा है उसको हम 2000 से डेबिट कर देंगे, इसके बदले जो हमने कैश दिया है 2000 से वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग एक और एंट्री करते हैं, मेरे ख्याल से लायबिलिटी की एंट्री रहती है, लायबिलिटी की एंट्री करते हैं। लायबिलिटी में क्या है, हमने बैंक से फॉर एग्जांपल 5000 रुपये लोन ले लिया है। लोन लिया है हमने ऑब्वियसली बैंक से, तो वो कैश की फॉर्म में ही लिया होगा, हमारे पास कैश आया होगा। जब हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश का हमें पता है कि वो एसेट है, और एसेट जब आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जब हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। हम इसी तरह से एक एंट्री कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कैश हमारे पास आ रहा है 5000 का, तो हमने उसको एंट्री कर दी। और हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से हमने लोन लिया है, और लोन को हम कहते हैं कि लायबिलिटी है। जब बैंक से हमने लोन लिया है तो हमारा लोन इंक्रीज हो रहा है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हमेशा वो क्रेडिट होती है। तो इसी तरह से हम कर देते हैं बैंक लोन 5000 से क्रेडिट। अब इन 3 एंट्री से मुझे लगता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर ये नॉर्मली असरअंदाज होते हैं। इसकी मजीद डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। लेकिन एक जाते जाते मैं एक और बार ही बताना चाहूँगा, जो मिसकंसेप्शन होता है कि डेबिट होना अच्छी चीज़ है, क्रेडिट होना बुरी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेबिट और क्रेडिट सिर्फ हमें ये चीज़ बताते हैं कि किस अकाउंट के ऊपर असर हो रहा है और किस तरह का असर हो रहा है। इसको देखकर हम ये समझ सकते हैं, अगर हम एक गोल्डन रूल हमें याद हो गया है ना, तो हम इसको देखकर ये समझ सकते हैं कि जो ये लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। हम लोग इस गोल्डन रूल को फॉलो करते हुए जब भी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी एंट्री का क्या मतलब है, सिर्फ इसको देखकर। और आप लोग एक और चीज़ भी नोटिस करें कि हमेशा पूरी की पूरी एंट्री के अंदर ही हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कर रहे हैं। आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जब हर एंट्री की बराबर होगी तो इसका मतलब है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर आप अमाउंट सी गलत लिख दें, सवाल के अंदर कुछ और अमाउंट है और आपने यहाँ पे अमाउंट गलत लिख दिया तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो प्रैक्टिस के साथ सीख जाता है बंदा, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। और अब के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।